हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड को। सुला वाइनयार्ड्स मार्केट का एक बहुत ही फेमस स्टॉक है। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये। और पोर्टफोलियो में इसलिए क्योंकि देखो एक वाइन की कंपनी है। जब इसका आईपीओ आया था बहुत फेमस हुआ था। काफ़ी लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया। बहुत बम्पर लिस्टिंग नहीं हुई थी। लगभग 350 का तो उसका शायद प्राइस ही था और स्टॉक 360 के आसपास खुला। स्टॉक गिरा यहाँ से, लेकिन फिर उसके बाद 427 पे गया, फिर नीचे आया, फिर लगभग 528, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर लगभग 700 पे। तो जिसने होल्ड किया उसने लगभग 12-15 महीने के अंदर स्टॉक को डबल किया। मतलब पैसा डबल हो गया वहाँ पर। अच्छा रिटर्न बनाया। काफ़ी लोगों ने फिर यहाँ बेचा और बेचने के बाद में स्टॉक लगभग 440 पे आ गया। अच्छी चीज़ स्टॉक के अंदर अभी देखने को ये मिल रही है कि काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। लगभग 480 के प्राइस से लेकर के लगभग 500 का ये प्राइस रेंज है। 5-7% का पूरा रेंज है। यहाँ पे इस मई से लेके इस अक्टूबर तक पूरा एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। तो क्या स्टॉक को यहाँ पे बेच देना चाहिए? क्योंकि जो लोग ऊपर फँसे हुए हैं, उनका पैसा यहाँ बन नहीं रहा है, लोग ब्लॉक हो गए हैं। तो क्या बेच के निकलें? या फिर स्टॉक को यहाँ पे डाउनवर्ड एवरेज किया जाए और खरीदा जाए फ्रेश एंट्री लेकर के? लॉन्ग टर्म का व्यू क्या बनेगा? कॉन्फ्रेंस कॉल क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है इसके अंदर? इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? सारी चीज़ें न्यूज़ बेस्ड सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो जो होगा वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूँगा। बाय करना है, सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो डिस्कस करें तभी कोई बाय सेल इसके अंदर करे। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको इन सभी चीज़ों के बेसिस पर एक अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को सुला वाइनयार्ड्स का बिज़नेस मॉडल नहीं पता, मैं क्विकली समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल बिज़नेस मॉडल है। सुला क्या करता है, जो अंगूर होता है, ठीक है? उसकी खेती खरीदता है या तो मार्केट से अंगूर को खरीदता है या फिर खुद भी खेती करता है, उसका हार्वेस्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है अपने प्लांट के अंदर और उसके बाद एक लिक्विड तैयार करता है जिसको वाइन कहते हैं और उस लिक्विड को मार्केट में बेचा जाता है। और ये बॉटल है जिसके अंदर सुला नाम से बेचते हैं। कुछ ये इनके ब्रांड्स हैं, रासा, सोर्स, मदिरा, ठीक है? मोज़ेक, ये सब इनके खुद के हैं। कुछ थर्ड पार्टी के हैं और कुछ इसके अंदर लो कैटेगरी में बेचते हैं, मतलब कि 1000, 2000, 3000 की रेंज में, कुछ 5000 तक, कुछ 10,000, 20,000 तक भी। तो वाइन जो है वो थोड़ी महँगी कैटेगरी में भी आती है, कंपनी को वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। ये है पहला बिज़नेस मॉडल। दूसरा जो बिज़नेस इनको आता है, बहुत स्मार्टली कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों को अपने प्लांट में बुलाती है, एक रिज़ॉर्ट का एक्सपीरियंस देती है, जहाँ पे रूम्स होते हैं, रूम के चार्जेज़ होते हैं, ठीक है? आप वहाँ पे एक होटल में छुट्टी की तरह रहते हो, आप वेकेशन मनाते हो, कंपनी वहाँ पे आपको वाइन भी बेच देती है, साथ के साथ आपको रूम के एक एक्सपीरियंस मिलता है, साथ के साथ आपको जो इनका जो ऑर्चर्ड्स हैं, जो ये देख रहे हो अंगूर के जो ऑर्चर्ड्स हैं, जो ये बाग होते हैं, वहाँ पे आपको घूमने को मिलता है। तो ये एक टूरिज़्म बिज़नेस हो गया और टूरिज़्म बिज़नेस आपको पता ही है इंडिया में कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लोगों को एक अलग-अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए और नो डाउट जो टूरिज़्म एक वाइन कैटेगरी के अंदर है, वो बहुत ही नीश है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ऑफ कोर्स डिमांड काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो कंपनी ने इसमें एंटर किया हुआ है, कंपनी यहाँ पे अच्छा पैसा बना रही है, प्लस इनका एक और यहाँ पे रिज़ॉर्ट आने वाला है, कंपनी ने बताया जहाँ पे 30% रूम कैपेसिटी ये लोग बढ़ा के लाएँगे। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो मार्केटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी रिज़ॉर्ट में जाते हो जो सुला के नाम से है, तो आपको मालूम पड़ेगा सुला नाम की एक वाइन होती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, किस तरीके से वाइन बनती है, आप पूरा एक्सपीरियंस लेकर के आते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वाइन खरीदोगे तो हो सकता है आप सुला ही खरीदो, क्योंकि आपने उनका प्लांट देखा है, उनकी डिस्टिलरी देखी है, एक एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी एक इंक्रीज़ करते हैं फुटफॉल इंक्रीज़ होने के साथ-साथ। तो काफ़ी स्मार्ट चीज़ है, मार्केटिंग भी हो रही है साथ के साथ, पैसा भी कमा रहे हो आप रिज़ॉर्ट भी वहाँ पे आप लोगों को चला रहे हो, ठीक है, टूरिज़्म के साथ-साथ और अपनी जो ये वाइन की बॉटल्स हैं, इनको भी कस्टमर को बेच रहे हो। तो ये पूरा बिज़नेस मॉडल है। बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के अंदर। स्टॉक कितना भी फेमस क्यों ना हो, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत महँगा अगर आपने ले लिया, तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ वैल्यूएशन देखते हैं, मार्केट कैप जो है 3700 करोड़ का है। एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी है ये। स्टॉक का पीई 40 है। काफ़ी लोगों को लगेगा सस्ता है, तो मैं बोलूँगा एक सस्ता नहीं है, फेयरली वैल्यूड कह सकते हो आप। और फेयरली वैल्यूड भी इसीलिए क्योंकि देखो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो इसका मीडियन पीई 45 के अराउंड है। अभी ये 40 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 5 पॉइंट्स आपको नीचे मिल रहा है अपने मीडियन से। दूसरी चीज़, अगर आप इसको अपने पीयर से कंपेयर करोगे, सेम अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल ही बेचते हैं। अब अल्कोहल हो सकता है बियर हो, व्हिस्की हो, ठीक है, वोडका हो, वो चीज़ अलग है और वैसे ही वाइन भी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 78 के पीई पर है, यूनाइटेड ब्यूरीज 123 के पीई पर है, रेडियो खेतान 106 के पीई पर है। तो इनके पीई इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्या इनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यहाँ पे यूनाइटेड ब्यूरीज है। इसका मार्जिन अगर आप देखोगे एनुअली यूनाइटेड ब्यूरीज का, तो लगभग 9% है। आप सेम मार्जिन अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का देखोगे तो लगभग 18% है। तो क्या सोलह का मार्जिन इससे कम है? इनसे ज़्यादा है, 30% का मार्जिन है, ठीक है। तो क्या इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है? तो अब यहाँ पे देखो यूबीएल की जो ग्रोथ है लगभग 8% आई है पिछले साल। अगर आप यहाँ पर दूसरी कंपनी जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसकी ग्रोथ देखोगे लगभग पिछले 3 साल से नॉर्मल है, 9%, 6%, 19%। तो सुला की ग्रोथ कैसी है? सुला की ग्रोथ बहुत शानदार नहीं है। इसकी ग्रोथ 11% के आसपास है, लेकिन पीई वाइज़ स्टॉक जो है कहीं न कहीं फेयरली वैल्यूड है, बहुत महँगा नहीं नज़र आता। आरओसी 18% है, आरओई 16% है, डिसेंट है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो कोई शानदार ग्रोथ नहीं है, 7-6%, 10% के आसपास है। क्या रीज़न्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, इसके जो नंबर्स हैं वो कम आने के। प्रॉफिट एंड लॉस वाइज़ कंपनी प्रॉफिटेबल है, मार्जिन ठीक-ठाक है। बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ डेट नज़र आएगी। ऑफ कोर्स रिजर्व 558 करोड़ के हैं, हेल्दी रिजर्व्स हैं।
292 करोड़ की इनके पास में डेट है और मैनेजमेंट का बोलना है कि जो डेट है ये शॉर्ट टर्म की डेट है। ये लोग क्या करते हैं, अंगूर को खरीदते हैं, उसकी हार्वेस्ट को खरीद के स्टोर करते हैं, तो कुछ पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे-जैसे करके प्रोडक्शन आती जाती है, अपनी डेट को पे करते जाते हैं और फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर चलता जाता है। साथ के साथ कैश एंड वर्किंग कैपिटल की बात करें, सीडब्ल्यूआईपी, ये मतलब होता है कि आप क्या पैसा अपने कैपिटल में डाल रहे हो एक्सपेंडिचर के अंदर, जिससे आगे आपकी कैपेसिटी वगैरह बढ़े। तो 5 करोड़ इन्होंने खर्च किया है और ये 5 करोड़ जो इन्होंने खर्च किया है, इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया है कि एक तो ये लोग नया प्लांट लगा रहे हैं, नया प्लांट जिससे इनकी 9% से जो है वाइन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी चीज़ है। साथ के साथ महाराष्ट्र में जो है इन्होंने यहाँ के बता रखा है, महाराष्ट्र के अंदर इनका एक और प्लांट आ रहा है जहाँ पे ये लोग बॉटलिंग करेंगे, ठीक है? बॉटलिंग का मतलब हो गया जो बॉटल है उसके अंदर पैकेजिंग वगैरह करेंगे, ये महाराष्ट्र के अंदर यहाँ बता रखा है, ठीक है? वो ऑन ट्रैक है, वहाँ से ये लोग अपनी बॉटलिंग करेंगे और वहाँ से आगे बाकी शहरों में बेचेंगे। प्लस कंपनी ने एक और यहाँ पे रिज़ॉर्ट शुरू करी है, जिससे 30% रूम कैपेसिटी बढ़ेगी, जो मैं आपको पहले ही बताया। तो वो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे कंपनी इनपुट लेकर के आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, रिज़ॉर्ट जो होगा वो नासिक में होगा, वाइनरी, ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो और कंपनी बाकी के मर्जर एंड एक्विजिशन पर भी फोकस कर रही है। जैसे-जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन की इनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती जाएगी, ये आगे और मर्जर करेंगे क्योंकि इनकी बैलेंस शीट में इनके पास पैसा है, उसको आगे ये लोग एक्सपेंशन में यूज़ करेंगे। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ठीक-ठाक है, जो प्रमोटर है उनका स्टेक दिसंबर 22 में 27% था, अभी 25% है। इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ोगे, तो कहीं बताया है कि इस पैसे का यूटिलाइज़ेशन इन्होंने एक बड़ा घर खरीदने के लिए किया है, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो बढ़ रही है, तो एक फैमिली के लिए इन्होंने यूज़ किया, जो कि पॉजिटिव चीज़ है, प्रमोटर को घर की ज़रूरत होती है। और साथ के ही साथ आप देखोगे यहाँ पे एफआईआई 7% पे था लगभग दिसंबर में या जून में, आप देखोगे तो 6% का स्टेक था, डीआई के बाद 10% था। लेकिन अब एफआईआई और डीआई का स्टेक जो है 12 और 22% हो गया, मतलब बढ़ गया है। पब्लिक जो 55% पे थी, ठीक है, यहाँ पे कहीं जून में पब्लिक 40%, मतलब 15% पब्लिक का स्टेक कहाँ चला गया है, एफआईआई एंड डीआई के पास। एफआईआई डीआई से स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है लॉन्ग टर्म के एंगल से। तो वैल्यूएशन वाइज़ स्टॉक ठीक है, स्टॉक में ग्रोथ आ रही है, बहुत शानदार ग्रोथ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? जैसे हम इस कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रमोटर ने क्या बताया कि इनका बिज़नेस जो है वो इम्पैक्टेड था हीट की वजह से। जो गर्मी है, गर्मी की वजह से जो बिज़नेस है वो इम्पैक्टेड था और गर्मी के अंदर जो वाइन की डिमांड है वो कम रहती है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है। और इस साल के अंदर जो ऑफ कोर्स ये रिज़ल्ट जो हम देख पा रहे हैं, ये जून का देख रहे हैं, तो जून मंथ के अंदर आपको पता ही है, हमारी कंट्री के अंदर पूरे 3 महीने एक एक इलेक्शन कैंपेनिंग चली, इलेक्शन था और इलेक्शन में क्या होता है कि ड्राई डेज़ लगाए जाते हैं। वोटिंग के पहले और रिज़ल्ट आने के समय पर भी ड्राई डे रहता है। तो ड्राई डे के अंदर क्या होता है कि आप अल्कोहल नहीं खरीद सकते, अल्कोहल बेचने की पाबंदी रहती है। पूरी इंडिया के अंदर था इलेक्शन, तो ऑफ कोर्स हर एक जब-जब इलेक्शन था, तब-तब शहरों में जो है ड्राई डे रहा होगा। तो रिस्ट्रिक्शन रही और यहाँ पे इनका बिज़नेस इम्पैक्टेड रहा। प्लस इनका कहना है एक पोर्शे केस हुआ था पुणे के अंदर, जहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था पोर्शे का, ठीक है? पोर्शे गाड़ी से हुआ था। उसके चलते पुणे में, नासिक के अंदर वहाँ पे जो है कुछ रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए थे। इनका बिज़नेस थोड़ा इम्पैक्टेड था क्योंकि लोग जो हैं जो गाड़ी में आते थे इनके रिज़ॉर्ट के अंदर, वहाँ पे रहते थे, कुछ वाइन्स की पूरी-पूरी पेटी खरीद के ले जाते थे, अपनी डिग्गी भर के ले जाते थे। वो चीज़ें नहीं हुई, लोगों ने थोड़ा अवॉइड किया ट्रैवल करना क्योंकि पुलिस की काफ़ी सख्ती वगैरह थी। उससे थोड़ा इनका बिज़नेस जो है इम्पैक्टेड रहा। तो वो डिटोरेशन और जो सड़क है वो भी कुछ ठीक-ठाक नहीं थी, लेकिन आगे जाके वो सड़क थोड़ी ठीक हो गई है, सड़क बन गई है। प्लस वापस से जो लोगों का माइंडसेट है घूमने-फिरने वाला उस इलाके के अंदर या उस लोकेशन पे इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है? वो आप पूरी डिटेल में पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। मैंने पूरा आपको एक समरी दे दी है। प्लस कंपनी यहाँ पे बता रही है कि ये लोग अपना यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं माइलस्टोन सेलार के नाम सुलह, ठीक है? नासिक एयरपोर्ट के पास और ये इनका एक फर्स्ट टेस्टिंग रूम रहेगा जहाँ पे आप वाइन को जाके टेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स नथिंग कम्स फॉर फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है। उससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो कंपनी अपना वहाँ पर प्रमोशन भी कर लेगी, ठीक है? कम प्राइस के अंदर प्लस अपनी वाइन भी बेचेगी क्योंकि टेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन प्रमोशन बढ़ जाएगा। वो एक बेनिफिट आएगा। प्लस कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी टूरिज़्म फैसिलिटीज़ जो हैं, एक डोमाइन सोलह कैंपस बैंगलोर में और एक एनडी वाइन्स जो है इन्होंने एक्वायर करा है टेस्टिंग रूम के लिए, वो चीज़ कंपनी आगे बढ़ा रही है। इनका एक और रिज़ॉर्ट शुरू होने वाला है, 30% कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ेगी, 30% रूम कैपेसिटी बढ़ेगी प्लस रूम के साथ-साथ कंपनी क्या बढ़ाएगी, जो लोग आएँगे ऑफ कोर्स वो लोग वाइन भी खरीदेंगे, वो लोग खाना-पीना भी करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, तो एक बिज़नेस जो है टूरिज़्म का इम्प्रूव होगा, व्हिच इज़ वेरी गुड। और अगर ये टूरिज़्म का बिज़नेस इनका आगे अच्छा चल जाता है, ऑफ कोर्स कंपनी क्या करेगी आगे और भी रिज़ॉर्ट खरीदेगी क्योंकि यहाँ देखो इन्हें लिखा हुआ है एम&ए अपॉर्च्युनिटीज़ टू स्केल द बिज़नेस फास्टर। ज़रूरी नहीं कंपनी डिस्टिलरी खरीदे, कंपनी वाइन प्लांट ही खरीदे, नो, कंपनी यहाँ पर रिज़ॉर्ट भी खरीद सकती है। तो उसपे इनका फ़ोकस है, कोई इनको बेटर अपॉर्च्युनिटी अगर मिलेगी तो कंपनी उसमें फ़ोकस करेगी। प्लस मैनेजमेंट का बोलना है ये लोग बियर और व्हिस्की के अंदर एंटर नहीं करेंगे, ये लोग वाइन पर ही फ़ोकस करेंगे, व्हिच इज़ गुड। जो धंधा आपका चल रहा है आप उसी में फ़ोकस करो, यहाँ-वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाइन का बिज़नेस आपको एक्सपीरियंस है, आप चला पा रहे हो, आप उसमें मार्जिन्स ला पा रहे हो, सेलिंग अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे कंपनी फ़ोकस कर रही है।
प्लस कुछ इनकी कॉस्ट वगैरह बढ़ गई है 18% से, आप देख सकते हो। आर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय अराउंड 18%। कैसे करके इंक्रीज हुए हैं? वो इंक्रीज हुए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, प्लस मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब ये होता है कुछ हर एक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर प्रमोट करने के लिए अलग अलग खर्चा करना पड़ता है। अगर वाइन प्रीमियम है तो आप प्रीमियम लोकेशन पे जाकर के आपको कस्टमर मिलेगा, वहां पे आप अलग एडवर्टाइजमेंट चलाओगे। ठीक है, अलग वाइन के लिए अलग आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे। कुछ खर्चा वर्चा इनका बढ़ गया है, तो वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी एक और स्कीम चलती है जो कि जिसको हम कहते हैं वाइन इंडस्ट्रियल, ठीक है, प्रमोशन के नाम से, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती होती है, तो अंगूर के जो किसान हैं उनको एक अच्छा भाव मिल सके। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे शहर में प्लांट लगाओ वाइन का, उस अंगूर से वाइन बनाओ, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको अच्छा पैसा मिले। जो आप वैट पे करोगे अपनी वाइन बेचने के लिए, वो वैट हम आपको 16% वापस कर देंगे। मतलब कि वाइन के ऊपर आप 20% दोगे अगर गवर्नमेंट को, 16% गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी, व्हिच इज़ वेरी गुड। एक तरीके से किसान को भी फ़ायदा होगा, एक तरीके से कंपनी को भी फ़ायदा होगा, एक तरीके से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, एक तरीके से वहाँ पे रोज़गार भी पैदा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये आर्टिकल बिल्कुल पुराना नहीं है, जनवरी 6 का है, आप देख सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में इस कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हुई है। कुछ पैसे-वैसे हैं जिनको गवर्नमेंट से लेने हैं, प्लस कंपनी जो है अपनी बॉटलिंग को काफ़ी स्पीड अप कर रही है, ताकि इस स्कीम का एक अच्छा फ़ायदा उठा सके लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है? इन्होंने एक और प्लांट लगाया जहाँ से इनकी 9% की जो जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जितनी कैपेसिटी है उसका 9% इंक्रीज़ हो जाएगा। नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जेकब क्रीक के बारे में बात हुई है। जेकब क्रीक एक वाइन है जो इनका कॉम्पिटिशन था मार्केट के अंदर, ठीक है? और वो ये परनॉट रिकर्ट करके एक कंपनी है जो बनाती थी। परनॉट रिकर्ट के और भी ब्रांड है काफ़ी फेमस, जिसमें शिवास रीगल आ गया, 100 पाइपर्स आ गया, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर्स प्राइड, एब्सोल्यूट। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर। उसी में से एक जेकब क्रीक है। अब जेकब क्रीक ने क्या किया, मतलब परनॉट ने अपना जेकब क्रीक का बिज़नेस जो है वो सेल ऑफ कर दिया किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी को। और वो सेल ऑफ करने से देखो प्रमोटर जो है सूला वाइनयार्ड्स का, थोड़े से खुश है इस चीज़ को लेकर के, एक्साइटेड है। इनको लगता है कि आगे जाकर के सूला को उसका बेनिफिट मिलेगा। अब वो किस तरीके से मिलेगा मुझे उसका आइडिया नहीं, क्योंकि देखो कोई चलता हुआ बिज़नेस अगर बेच रहा है अपना, तो जिस पार्टी ने खरीदा है वो उसको कंटिन्यू करेगा। हो सकता है उसी ब्रांड नेम से कंटिन्यू करे, हो सकता है उसकी प्राइसिंग थोड़ी घटा दे, हो सकता है प्राइसिंग बढ़ा दे, प्रमोशन बढ़ा दे। कंपटीशन बढ़ भी सकता है, कंपटीशन घट भी सकता है। हो सकता है कि जो जेकब क्रीक है मार्केट से, इंडिया से बिल्कुल गायब ही हो जाए। आगे जाके कैसे प्ले आउट करेगा वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, बिकॉज़ अभी हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। और जो ये आर्टिकल है ये रॉयटर्स का है, तो मैंने और रिसर्च करी, अभी कोई न्यू अपडेट इसके ऊपर नहीं आया है। जो अपडेट है वो यही है। प्लस हम इसके बेसिस पे स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो देखो स्टॉक जो है वैल्यूएशन वाइज़ बहुत महँगा नहीं है। 40 के पीई पे मिल रहा है, कंपैरिज़न मैंने आपको बता दिया। 40 के पीई वाला स्टॉक है, आपको लगभग 440 में मिल रहा है। और कोई अगर स्टॉक को खरीदता है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, मैं आपको देखो कोई करोड़पति बनने की स्कीम यहाँ पे नहीं बेच रहा हूँ कि आप मेरे कहने से स्टॉक को खरीद लो, नहीं। आपको बिज़नेस मॉडल समझ आए, आपको लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप बना सकते हो, जैसे कि इनका टूरिज़्म बिज़नेस हो गया, इनका वाइन बिज़नेस हो गया, इनके एक्सपेंशन्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो आप खरीद लो। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि मार्केट में अगर ट्रेमर्स बढ़ेंगे तो हो सकता है स्टॉक यहाँ 400 के भाव तक भी आ जाए। अब 400 के भाव पे आना कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्र यहाँ पे 7-8% की करेक्शन आएगी, 7-8% स्टॉक और गिर जाएगा, 400 पे आ जाएगा। उसके नीचे आने के चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता उसके नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी सस्ता हो गया है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आएगी यहाँ पर, जो लग रहा है कि ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि इनके आगे के जितने भी जैसे सीज़न है सर्दियों का, तो वहाँ ग्रोथ आनी चाहिए। प्लस आगे शादी सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है और बाकी के सीज़न है, पार्टी सीज़न वगैरह रहता है, ठीक है, क्रिसमस वगैरह रहता है। तो मुझे लगता है ग्रोथ आनी चाहिए आगे जाकर के। प्लस इनका जो वाइन का जो टूरिज़्म है, उस पे भी अगर ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ तो आनी चाहिए। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक 400 के भाव में मिलेगा, और अगर ग्रोथ आएगी तो ऑफ कोर्स स्टॉक चलेगा। अभी अच्छे सपोर्ट पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर इसका, जितना भी इसने ट्रेड किया है, कंसोलिडेशन किया है, इस रेंज में किया है, स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया है। किसी ने अगर ऊपर लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, डाउनवर्ड एवरेज, ठीक है? जिससे आपका एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको एवरेज नहीं करना है तो होल्ड करो, कोई बेकार कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको रखते हो आने वाले 2 साल, 3 साल के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप इसमें एक अच्छा पैसा बना लोगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा आपको परेशान करे, थोड़ा-सा और यहाँ पे साइडवेज़ में जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब है एटलीस्ट 2 साल अगर आप इसको दोगे, तो उम्मीद है स्टॉक यहाँ से परफ़ॉर्मेंस बेटर दे सकता है। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उसको उसमें क्लैरिटी दे दूँगा, उसको और कवर कर दूँगा। किसी को सपोर्ट लेवल जानने हैं तो मैंने देखो ये 2 पॉइंट है मार्क करे हैं, एक सपोर्ट 440 का है, दूसरा सपोर्ट जो है 408 के आस-पास है, ठीक है? ये सपोर्ट लेवल है, मार्क कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का व्यू लोगे तो आप देख सकते हो 58% तक का इसमें हाई बन सकता है, और उसके ऊपर तो स्टॉक कहीं भी जा सकता है, वो तो फिर आप और मैं मार्केट में फोरकास्ट नहीं कर सकते।
नेट यही पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन्फॉर्मेटिव है तो इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल है तो हेल्पफुल लिखें। कोई बेटर वर्ड है आपकी डिक्शनरी में वो ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। नेक्स्ट आप कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो एनालिसिस चाहते हो वो भी ज़रूर कमेंट करना। मैं उसे भी कवर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।